कल्पना कीजिए आप किसी घने जंगल में हैं। हवा में नमी है, चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं और दूर पहाड़ियों से बहता कोई नदी का स्वर कानों में पड़ता है। ये कोई आधुनिक जंगल नहीं है। ये दुनिया उस युग की है जब मानव सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। एक दुनिया जो अभी पूरी तरह से इंसानी नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर कई तरह की होमो प्रजातियां विचरण कर रही थी। इसी समय काल में एक ऐसी मानव प्रजाति विकसित हो रही थी जिसने आगे चलकर आधुनिक मानव और निएंडरथल दोनों को जन्म देने में भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं होमो heidelbergensis की। ये नाम शायद आज आम लोगों में ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन विज्ञान, मानव विज्ञान और इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए ये एक ऐसा नाम है जो हमारे इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने की चाबी है। होमो heidelbergensis का सबसे पहला प्रमाण हमें 1960 में जर्मनी के heidelberg नामक स्थान से मिला, जब एक मजदूर को मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक विशाल जबड़ा मिला। इस जबड़े की बनावट ऐसी थी जो न तो पूर्ण रूप से आदिम थी और न ही पूरी तरह आधुनिक। इसने उस समय के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। बाद में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो स्कॉटेनसेक ने इसका अध्ययन कर इसे एक नई मानव प्रजाति घोषित किया और इसका नाम होमो heidelbergensis रखा गया। ये एक ऐसा समय था जब मानव इतिहास की एक और परत हमारे सामने खुल रही थी। पिछली वीडियोस में हमने मानव विकास की उस लंबी, जटिल और रोमांचक यात्रा की शुरुआत देखी जो अफ्रीका की धरती पर होमो habilis से शुरू हुई। एक ऐसा प्राणी जिसने पहली बार पत्थर को हथियार बनाया और फिर होमो इरेक्टस के रूप में वह प्रजाति दुनिया के पहले महान यात्रियों में बदल गई, जिसने आग पर नियंत्रण सीखा और लंबी दूरी तय की। आज हम इस विकास की तीसरी सीढ़ी पर खड़े हैं, होमो heidelbergensis, एक ऐसी प्रजाति जिसने केवल शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मानवता को उसकी वास्तविक पहचान के और निकट पहुंचा दिया। होमो इरेक्टस की पीठ पर सवार होकर लगभग 6 लाख साल पहले एक नई प्रजाति ने जन्म लिया। अब केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं था, बल्कि उस संघर्ष को संगठित तरीके से जीने का युग शुरू हो चुका था। यहीं से हमारी सामाजिक अस्तित्व की कहानी वास्तव में आकार लेने लगी। इस समय तक प्राचीन मानव प्रजातियां पहले से कई अधिक जटिल वातावरण में रहने लगी थी। हिमयुग की शुरुआत हो चुकी थी। यूरोप और एशिया बर्फ से ढकने लगे थे। ऐसे में केवल ताकतवर जीव नहीं बल्कि समझदार, अनुकूलनशील और सामाजिक जीव ही टिक सकते थे, और होमो heidelbergensis उन्हीं में से एक था। इनके जीवाश्म आज हमें अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया से प्राप्त होते हैं। अफ्रीका में इथियोपिया, यूरोप में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और ग्रीस तक इनके निशान फैले हुए हैं। ये न केवल उनके व्यापक फैलाव को दर्शाते हैं बल्कि ये भी संकेत देते हैं कि उस वक्त मानव पूर्वजों ने कई नई संस्कृतियों का युग शुरू कर दिया था। जहां होमो इरेक्टस ने सरल औजार बनाए, वहीं होमो heidelbergensis ने औजारों को विशेष कार्यों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया था। हाथ की कुल्हाड़ी अब सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वह एक शिल्प का प्रतीक बनने लगी थी। औजारों में बदलाव आया, संतुलन आया। किसी घायल जानवर को मारने के लिए, चमड़ी उतारने के लिए, हड्डी तोड़ने के लिए अलग अलग औजार बनाए जाने लगे। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो होमो heidelbergensis ना तो पूर्ण रूप से पशु था और ना ही आधुनिक मानव। इनका कद औसतन 5 फुट 9 इंच से भी ऊपर था। शरीर भारी और मजबूत था। मांसपेशियां उभरी हुई और हड्डियां बहुत सख्त थी, मानो प्रकृति ने इन्हें शक्ति और सहनशीलता का प्रतिरूप बना दिया हो। ये औसतन 50 से 60 साल जीते थे। और सबसे रोचक बात यह है कि इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 1200 से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर था, यानी लगभग होमो सेपियंस के बराबर। इस बात से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। एक, अब सोचने समझने की क्षमता में लंबी छलांग लगी थी, और दूसरा, भाषा जैसी जटिल चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। भले ही उन्होंने स्पष्ट भाषा न विकसित की हो, लेकिन ध्वनि, हाव भाव और सामूहिक संकेतों की सहायता से आपसी समन्वय संभव हो गया था। अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जहां होमो heidelbergensis हमारे लिए केवल एक जीवाश्म नहीं बल्कि एक सामाजिक जीव के रूप में उभरता है।
स्पेन की सीमा दे लॉस हिसोस गुफाओं में पाए गए अवशेषों से ये पता चलता है कि वे अपने मृत साथियों को दफनाते थे। ये केवल मृत्यु का प्रबंधन नहीं था, ये मृत्यु का अर्थ समझने का आरंभ था। पहली बार किसी मानव प्रजाति ने जीवन के परे कुछ सोचा। संभव है उन्होंने मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना की हो, और यही उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत थी जो बाद में धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति के रूप में विकसित हुई। उनका पारिवारिक जीवन भी जटिल होता जा रहा था। प्रसव संभवतः सामूहिक सहायता में होता था। बच्चे समूह के हर सदस्य की जिम्मेदारी होते थे। क्या ये पहली बार था जब कोई समुदाय अपने बच्चों को अहमियत देने लगा था? नहीं, इससे कई पहले होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के वक्त से बच्चे पूरे समूह की जिम्मेदारी होते थे। और शिकार, अब वह केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं थी, वह एक रणनीतिक आयोजन था जिसमें कोई मोर्चा संभालता था, कोई पीछे से आता था और कोई बच निकलने के मार्ग को रोकता था। ये दर्शाता है कि होमो heidelbergensis अब टीम वर्क के महत्व को समझने लगा था। अब एक बड़ा सवाल, क्या वे आग का उपयोग करते थे? कई पुरातात्विक स्थलों पर इसके प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने नियंत्रित रूप से आग का उपयोग करना सीख लिया था। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, अंधेरे में रोशनी की और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आग ने उन्हें इकट्ठा होना सिखाया। आग के चारों ओर बैठकर अनुभव बांटना, योजना बनाना और शायद कहानियां सुनाना, ये सब होमो सेपियंस की मानसिकता की नींव में होमो heidelbergensis द्वारा रखे गए पत्थर हैं। होमो heidelbergensis के जीवन की कल्पना कीजिए। सर्दियों की रात में परिवार के साथ आग के चारों ओर बैठा एक समूह बड़े जानवरों के शिकार की योजना बना रहा हो, आपसी संकेतों में संवाद कर रहा हो और अपने बुजुर्ग सदस्यों की कहानियां सुन रहा हो। ये मानवता के उस युग की झलक है जिसे हम सभ्यता के पहले बीज कह सकते हैं। यहाँ ना तो भवन थे, ना ही शहर, लेकिन एक सोच थी, एक व्यवस्था थी, एक प्रयास था जो उन्हें जानवरों से अलग करता था। एक और जरूरी बात यह है कि होमो heidelbergensis ने हमें विविधता दी। यूरोप में यही प्रजाति आगे चलकर निएंडरथल के रूप में विकसित हुई और अफ्रीका में होमो सेपियंस के रूप में, यानी वो सांस्कृतिक और जैविक रूप से हमारे कॉमन पूर्वज थे। और अंततः धीरे धीरे जब जलवायु और परिस्थितियों ने करवट ली, जब नए वंश अधिक तेज, सक्षम और सामाजिक हुए, तब होमो heidelbergensis इतिहास के पर्दे से गायब हो गए। लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो हमारी हर सोच, हर भावना, हर रिश्ते में जीवित है। हमारा डर, हमारी जिज्ञासा, हमारी योजना बनाने की प्रवृत्ति, सब में होमो heidelbergensis समाया हुआ है। इसी प्रजाति से यूरोप में निएंडरथल का विकास हुआ और शायद अफ्रीका में होमो सेपियंस का भी। यह एक ऐसी प्रजाति थी जिससे दो मुख्य मानव प्रजातियां निकली। सोचिए, एक ही मूल से निकली दो शाखाएं। एक ने कठोर जलवायु वाले यूरोप में खुद को ढाला और निएंडरथल बनी, और दूसरी ने अफ्रीका की बदलती परिस्थितियों से समझौता किया और हम होमो सेपियंस बने। इस रूप में होमो heidelbergensis केवल एक प्रजाति नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक मुख्य पड़ाव है। और अब जब हम अपने अगले पड़ाव यानी कि होमो निएंडरथल की ओर बढ़ते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि होमो heidelbergensis ने ही उनके अस्तित्व की जमीन तैयार की थी। उन्होंने मानवता को एक ऐसा आधार दिया जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए, इस श्रृंखला के अगले भाग में हम मिलेंगे होमो निएंडरथल से, एक और रहस्यमयी, शक्तिशाली और अत्यंत भावनात्मक प्रजाति से, जो एक समय में मानवता की सबसे करीबी शाखा थी।